गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू एवरीबडी। बेटा हमने 2021 के क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर रहे थे, राइट। तो हमने 2021 के 23 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे फर्स्ट वीडियो में हमारा। ये सेकंड वीडियो होने वाला है 2021 के लिए। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 24th चैप्टर, 24th क्वेश्चन नंबर। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। A library has an average of 510 visitors on the Sunday and 240 on other days. The average number of visitors in the month of the 30 days starting with the Sunday. आपको पता है एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं बेटा? 7 डेज आते हो, राइट। तो अगर मैं 4 वीक की बात करूँगा, हम बात करते हैं बेटा 4 वीक्स में, 4 वीक में आपको 4 डेज मिलते हैं हर तरीके के, यानी कि 4 संडे मिलेंगे, 4 मंडेज मिलेंगे, 4 ऐसी सब डेज मिलेंगे। तो हमारे पास 4 संडेज तो वहां से आ गए। अब 4 वीक में टोटल डेज कितने हुए? 4 इंटू 7 28 डेज। आपका 30 डेज का मंथ था, राइट। और जो स्टार्ट कहाँ से हो रहा था बेटा? संडे से स्टार्ट हो रहा था। तो आपका जो 29th डे आएगा वो क्या आएगा? संडे आएगा। और 30th डे क्या आएगा बेटा? मंडे आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो इस पूरे मंथ में कितने संडे हो गए? टोटल हमारे पास संडे हो गए बेटा 5 संडेज। और रिमेनिंग कितने बचेंगे बेटा? रिमेनिंग बचे हमारे पास 25 डेज। तो 25 आपके क्या हो गए? अदर डेज हो गए। अगर मैं इनका रेशियो ले लेता हूं, यहां से रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 1:5 आ गया। ये आ गया आपके संडेज का और ये हो गया अदर डेज बेटा। इज इट क्लियर? अब इनका रेशियो आया हमारे पास, आपको निकालना है एवरेज। मैंने आपको कल एक मेथड बताया था, एक तरीका बताया था बेटा। वेटेड एवरेज मेथड से भी आप निकाल सकते हैं या फिर आप डेविएशन से भी निकाल सकते हैं। तो हम पहले बेस वैल्यू, आपको पता होना चाहिए बेस क्या होता है, एवरेज का बेस क्या होता है बेटा? टोटल नंबर्स। तो टोटल नंबर्स ऑफ डेज यहाँ पे आएगा। अगर एवरेज निकाल रहे हो बेटा टोटल डेज के लिए विजिटर्स का, तो यहाँ पे आपका एवरेज क्या आएगा बेटा? एवरेज निकालने के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ डेज, तो उसका हमने क्या ले लिया? रेशियो ले लिया। यहाँ पे 1:5 है। अब संडे को कितने विजिटर्स आते हैं बेटा? 510 एवरेज विजिटर्स है। और अदर डेज में कितने आते हैं बेटा? 240 विजिटर्स आते हैं। आप यहाँ पे टोटल वो निकाल लो वेटेड एवरेज बेटा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 510 से तो ये आएगा 510, प्लस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 1200। इज इट क्लियर? ऐड करने पर ये आ जाएगा 1710 बेटा, 1710। और आपका अब पता है ये टोटल वैल्यूज आ गए टोटल। तो हमें डिस्ट्रीब्यूट कितने में करना है? हमारे पास 1 यूनिट यहाँ पे था, 5 यूनिट यहाँ पे था, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी बेटा? 6 यूनिट। आप 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से जाएगा बेटा ये कितना टाइम? 2 टाइम। 6 2 12, बचेगा आपका 5, 51 हो गया। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 8 से जाएगा, तो 6 8 28 एक ही ऑप्शन में था। और जीरो आएगा नहीं यहाँ पे क्योंकि वो 10 टाइम जाएगा नहीं बेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 285। तो आपका टोटल एवरेज क्या हुआ? अगर एवरेज एक दिन में कितने विजिटर्स आ रहे हैं बेटा? एक दिन में एवरेज विजिटर्स आ रहे हैं 285। इज इट क्लियर? आप इसको वैसे भी कर सकते थे बेसिक से, कि पहले आपने संडेज निकाले, 5 संडेज हो गए तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 510 में, फिर आप ऐड करेंगे बेटा 25 प्लस 25 इंटू 240 और डिवाइड कर देंगे उसको 30 से, राइट। बट आप यहाँ से वेटेड एवरेज से आप जल्दी भी निकाल सकते हैं और आपको कैलकुलेशन भी कम करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो। ए बैट्समैन मेक ए स्कोर ऑफ द 87 रन्स इन 17th मैच एंड thus increases his average by 3. Find the average after the 17th मैच। देखो मैं आपको यहाँ पे दो ही बेसिक तरीके से बता रहा हूँ बेटा, पहले बेसिक वाले से समझ लो। आपको पता है इसने बोला है कि बैट्समैन ने 17th इनिंग में या 17th मैच में स्कोर कितना किया है? 87। 16th मैच तक का उनका सम निकाल सकते हो बेटा। 16 मैच का मैंने स्कोर मान लिया, स्कोर का जो एवरेज है वो एवरेज मान लेते हैं बेटा, x है। क्लियर? अभी कितना हो जाएगा बेटा? उनका सम हो जाएगा आपका 16x। आप नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं एवरेज का तो हो जाएगा 16x। अब आप मेरे को यहाँ पे बताओ, टोटल अगर मैं एवरेज निकालता हूँ वापस से तो हमारे पास 16th इनिंग का सम है 16x और 17th में उसने बनाया 87 रन, तो यहाँ पे आएगा 87। और ये कितने का एवरेज निकालेंगे हम? टोटल 17th इनिंग हो गया बेटा, 17 इनिंग के एवरेज को 17 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका सम को एवरेज से डिवाइड किया, तो ये एवरेज आना चाहिए। एवरेज उसने बोला है कि 3 से इंक्रीज हो गया है, 3 से इंक्रीज हुआ तो पहले हमारे पास एवरेज था x, तो अभी कितना हो गया बेटा? x + 3 हो गया। यहाँ से देखो सिंप्लीफाई कर लो, 17 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
यहाँ से बचेगा आपका 16x प्लस 87 इज इक्वल टू 17x प्लस 17 3 जा होता है बेटा 51। यहाँ से 17x है, ये 16x है, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा आपका 17 माइनस 16x इज इक्वल टू 1x, तो 1x को हम x लिख सकते हैं, और 87 इधर है बेटा, 51 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 87 माइनस 51 करेंगे, लास्ट में 6 आना चाहिए, लास्ट में 6 एक ही ऑप्शन में है 36। इज इट क्लियर? ये हुआ आपका बेसिक तरीका। बट आप थोड़ा सा इसको अप्रोच कर सकते हैं थोड़ा सा जल्दी करने के लिए। मैंने आपको बता रखा है बेटा एवरेज ऑपरेशंस ऑन द एवरेज। ऑपरेशंस ऑन द एवरेज क्या कहता है बेटा? अगर आप किसी भी नंबर्स के एवरेज दिए हुए हैं आपको, राइट, तो आप ऑल ऑब्जर्वेशंस में जितने भी ऑब्जर्वेशंस है वहां पे जितने भी नंबर्स है, अगर एक सेम ऑपरेशन उनके साथ करते हैं, यानी कि ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो वो सेम ऑपरेशंस आपका डायरेक्ट किस में हो जाता है बेटा? एवरेज के अंदर हो जाता है। क्लियर? ये सब चीजें हमने की है। अब यहाँ पे देखो आपका कोई 16 इनिंग रहा होगा, 16 इनिंग थे बेटा, ऐसे 16 इनिंग थे, उनका स्कोर हमें पता नहीं, कुछ भी है, चलो सपोज कर लेते हैं एक्स है, कुछ भी है। क्लियर? अब जैसे ही आपने 87 रन बनाए, अगले इनिंग के अंदर 17th इनिंग में कितने रन बनाए बेटा? 87 रन बनाए। 87 रन बनाए तो आपने इंक्रीज कर दिया 3 का, इसका एवरेज कितना कर दिया बेटा? x प्लस 3। अब x प्लस 3 क्यों हुआ होगा बेटा? हमें सबको 3 देना पड़ेगा। मैं अगर इसमें भी 3 इंक्रीज कर दूं, इसमें भी 3 इंक्रीज कर दूं, सब में 3 इंक्रीज कर दूं 16 इनिंग के अंदर, तो एवरेज 3 से इंक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है बेटा। तो मैं आपको पता है अगर 87 रन उसने बनाए हैं तो 87 में से उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है ना सबको, 3 डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया है? कितने नंबर्स थे हमारे पास? 16 नंबर्स थे, तो टोटल उसने डिस्ट्रीब्यूट कितना किया? 16 इंटू 3, ये कितना आ गया बेटा? 48 उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। इज इट क्लियर? अब 48 उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ओके, 16 3 से आपने क्या किया है? इंक्रीज किया है, हाँ 48 उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा। अब आप मेरे को बताओ 48 उसने डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसके पास बचेगा कितना? कुछ मिस्टेक है क्या यहाँ पे? जस्ट वेट ए सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे 17th इनिंग में उसने 87 स्कोर किया बेटा, और 87 स्कोर करने के बाद 48 उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो टोटल उसके पास बचेगा कितना? 87 में से 48 को सब्ट्रैक्ट कर दो। 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 17 माइनस 8 19 आएगा, और ये आ जाएगा 7 माइनस 4 3 39, तो हमारे पास आंसर आएगा 39। ये हुआ 17th इनिंग के बाद का एवरेज आफ्टर 17th इनिंग। आफ्टर 17th इनिंग एवरेज विल बी 39, और यही हमारे पास आंसर होगा। अच्छा, हमने लास्ट टाइम जो निकाला था वो x की वैल्यू निकाली थी ना बेटा, x की वैल्यू आई थी हमारे पास क्या? 36। बट बेसिकली इसने आंसर में जो पूछा है ना वो 16th इनिंग के बाद नहीं, 17th इनिंग के बाद पूछा है, तो जो 3 से इंक्रीज करना था तो हमें ये भी इंक्रीज करना था 36 प्लस 3, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 39। तो आंसर क्या आना चाहिए आपका? 39 आना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? 36 नहीं था। पिछले वाले में हमें करेक्शन क्या है कि हमें x प्लस 3 की वैल्यू निकालनी थी, ना कि x की वैल्यू। x की वैल्यू 36 आई थी, उसमें 3 ऐड करेंगे 39 आ जाएगा। क्लियर है? चलो, तो आप दोनों देखो, ये सब चीजें ऐसी हैं जिसको आप माइंड में कर सकते हो। एक बार सीख गए, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, सब चीजें माइंड में होती है। बस ये सब्ट्रैक्शन करना आना चाहिए आपको। ये सब्ट्रैक्शन अगर माइंड में कर सकते हो तो आप इजीली कर सकते हो। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। एवरेज ऑफ द 1 3 5 7 9 11 13। बेटा आपको मैंने बताया था, क्या बता रखा है? एवरेज क्या होता है? एकदम बीच की वैल्यू होती है बेटा, बिल्कुल बीच की वैल्यू। इज इट क्लियर? अब बीच की वैल्यू है, ये आपका क्या है? वैसे तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बेटा 2 का डिफरेंस है सब में, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे ज्यादा इजी है एवरेज निकालना, कि फर्स्ट नंबर को ले लो और लास्ट नंबर को ले लो, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। मैं इधर से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा बेटा? ये आ जाएगा आपका 7। 14 में 2 से डिवाइड करूंगा 7 इज द आंसर। और आप ऐसे ही मत देखो, बिल्कुल इतनी सी चीज देखो बेटा, बिल्कुल बीच की वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे टोटल कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 ऐसा नंबर है जिसके इधर के साइड में 3 नंबर्स है और इसके इधर साइड भी 3 नंबर्स है। तो और ये बिल्कुल एक मतलब सीक्वेंस में चल रहे हैं ना, एक सीरीज चल रहा है बेटा। ये आप बोल सकते हैं ओड नंबर्स है, राइट? तो इसके उधर भी जितने नंबर्स है बेटा, इधर भी इतने नंबर्स है, तो बीच की वैल्यू 7 ही हुई, और 7 ही हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। चलो अगले वाले क्वेश्चन में देखो, इफ x% ऑफ y इज 100%, इसने बोला है x% ऑफ y इज इक्वल टू 100 बेटा। दूसरे में बोला है y% ऑफ x,
y% ऑफ z नॉट x इज 200। अब उसने पूछा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड z। बेटा x और z के अंदर रिलेशन चाहिए हमें, x और z के अंदर रिलेशन चाहिए तो y को एलिमिनेट करना पड़ेगा, y को हटाना पड़ेगा। तो मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है कि मैं इधर से डिवाइड कर लेता हूँ बेटा, इन दोनों को डिवाइड कर लिया तो y से y कैंसिल आउट हो गया, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा x y z, और इधर से हमने 100 से डिवाइड किया तो यह आ जाएगा 1/2। यहाँ से क्या पूछा है, x की वैल्यू निकाल लो, z की वैल्यू निकाल लो, किसी की भी निकाल लो बेटा, ये आएगा आपका 2x, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, z उधर चले जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू z, तो z इज इक्वल टू 2x आना चाहिए, सी इज द आंसर। चलो अगले वाले क्वेश्चन में देखो, 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ ए नंबर इज 15। ठीक है, अब देखो जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे लिखते रहो बेटा। 1/4 ऑफ का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई, ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ ए नंबर इज 15। बेटा कितना दे रखा है आपको, 15 दे रखा है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है व्हाट इज द 40% ऑफ द नंबर। पहले आप उस एक्चुअल वैल्यू को तो निकालो। हम सपोज कर लेते हैं, देखो आपका हमेशा जो बेस वैल्यू होता है ना बेटा, वो ओरिजिनल वैल्यू को शो करता है, और जो आपका न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर वो दिखाता है कि जो न्यू वैल्यू आई है। जैसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, वैसे इसको a मान के x मान के कुछ भी कर सकते हो कि टोटल नंबर हमने माना x है या a है। इज इट क्लियर? अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 15 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये तो 15 है, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 225, और ये आ जाएगा आपका 225 का हो जाएगा 450। तो 450 आया टोटल वैल्यू। अब इसका भी आपको 40% पूछा है, 40% पूछा है तो बेटा 40 डिवाइडेड बाई 100 कर दो। सो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 10 से 10 कैंसिल आउट, इस 0 से ये वाली 0 कैंसिल आउट, 45 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 180 आता है बेटा। 42 से 90 और 90 का 2 टाइम करेंगे तो 180। ठीक है, तो ये 180 इज द आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट में आ जाओ। The 15% of the 40 is greater than the 25% of a number by 2। तो वो नंबर आपको बताना है कि कौन सा होगा बेटा। चलो देखो, इसको दो तरीके से कर सकते हो। दो तरीका, एक तो बेसिक तरीका बेटा, पहले इसका कैलकुलेशन कर लो और फिर किसी का 25% निकालो, इनमें से ऑप्शन से चेक करो और आपका आंसर आ जाएगा। बट आप यहाँ पे देखो, इसने बोला है 15% ऑफ 40। अब अगर मैं 15% ऑफ 40 निकालूंगा, देखो 15% की वैल्यू होती है बेटा 1/100, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट। एक 10 कैसे कटता है बेटा, 5 से मैंने डिवाइड किया तो यहाँ से जाएगा 2 टाइम, ये आएगा 3 टाइम, और 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ से आ गया 6। अब से बोला है 6 इज ग्रेटर देन 25%। 6 जो है बेटा, 6 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 25% ऑफ ए नंबर। कोई भी नंबर ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 2 है, तो यहाँ से 2 इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 25%। 25% को लिख सकता हूँ बेटा मैं 1/4 ए। ये परसेंटेज की वैल्यू होती है ना बेटा 1/100, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 1/4। ठीक है, अब यहाँ से आपको निकालना है 4 इज इक्वल टू 1/4 ए की वैल्यू निकालेंगे बेटा, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 16। और आपसे यही पूछा था ए की वैल्यू, ये आ जाएगा आंसर। या फिर आप इसको देखो, थोड़ा सा अपना माइंड लगाओ, इस चीज़ को डायरेक्ट नहीं कर सकते आप बिना मल्टीप्लाई किए कुछ भी। आप ये देखो कि आप 15% निकाल लो बेटा 40 का 15% निकालोगे, ये आ जाएगा 6। ठीक है, 15 4 जा करो, 15 4 जा 60 होता है, और 60 में एक 0 60 में आ गया, एक 40 का 0, परसेंटेज से 2 0 कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब 25%, अब ये 4 आना चाहिए ना बेटा, 4 आना चाहिए। 1/4 25% क्या होता है, 1/4 होता है। अब 1/4 की वैल्यू अगर 4 है बेटा, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 4 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। ऑब्वियस सी बात है। चलो नेक्स्ट वाले में आ जाओ। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इन सेंटीमीटर हुज एरिया इज 700 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 25 मीटर। तो आपको बताया रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपको लेंथ को फाइंड आउट करना है, ब्रेथ आपको दी हुई है, तो यहाँ से मैं पुट आउट कर देता हूँ, 1 सेकेंड रुकना। आपको दे रखा है 700, ठीक है, 700 मीटर स्क्वायर में आपको लेंथ वो दे रखा है एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। आपको ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दिया, लेंथ को हमने एल रिप्रेजेंट से कर दिया, एल से रिप्रेजेंट कर लिया। 25 से मैं डिवाइड करूंगा इसको, तो ये आपका जाएगा कितने टाइम बेटा, 4 टाइम। 25 4 जा 100 होता है,
तो ये आ जाएगा 7 × 4 मीटर। इज इट क्लियर? ये हो गया लेंथ, यानी कि 28 मीटर। आपसे पूछा है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में पूछा है तो बेटा मीटर को चेंज करेंगे आप सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2800 इज द आंसर। चलो नेक्स्ट वाले में, रीना टुक ए लोन ऑफ 1200 विद द सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मेनी years as the rate of the interest. If she paid 432 as the rate interest at the end of the loan period, what was the rate of the interest? बेटा आप मेरे को बताओ, सीधा यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर लो। आपको कंडीशन क्या दी हुई है कि जो रेट परसेंट है ना बेटा वो टाइम के बराबर है, यानी कि r इज इक्वल टू टी है। आपसे फाइनल में पूछा है रेट की वैल्यू, तो t की वैल्यू को हम r पुट कर लेंगे। बताओ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू नथिंग बट प्रिंसिपल का आप रेट परसेंट निकालेंगे और उसका टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना दे रखा है? 432 उसने पे किया, कितने पे? प्रिंसिपल पे बेटा, प्रिंसिपल था हमारे पास 1200। आर और टी की वैल्यू बेटा एक ही है, तो यहाँ से हो जाएगा टी स्क्वायर परसेंटेज, और परसेंटेज से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, परसेंटेज से मैंने 2 0 कैंसिल आउट कर दी, तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 12 से डिवाइड करूँगा, या टी की वैल्यू निकाल लो, आर की वैल्यू निकाल लो, दोनों इक्वली आने वाले हैं ना। 12 से डिवाइड करूंगा बेटा, 12 3 जा जाएगा 36, बचेगा आपका 7, और ये वापस से जाएगा 6 टाइम, तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा 36। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? टी की वैल्यू हो जाएगी 6, दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ से टी की वैल्यू अगर 6 है तो बेटा आर की वैल्यू भी तो 6 ही है। कितना परसेंट आ गया? 6%। अब देखो अगले वाले क्वेश्चन में, राइट द नेम ऑफ द एंगल फॉर्म्ड व्हेन द क्लॉक टाइम इज 7:15 के ऊपर टाइम। देखो दो तरीके हैं, एक तो आप ऑब्जर्वेशन से थोड़ा सा इमेजिनेशन करो बेटा, उस टाइम का इमेजिनेशन करो। जैसे आपको पता है क्लॉक कैसे बन रहा है, इस टाइप से क्लॉक बना है। इज इट क्लियर? यहाँ से आपका अगर मैं बात करूँ तो ये होता है, ये 3 इधर, ये आ जाएगा बेटा 6, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 12। ठीक है, उसने क्या बोला है? 7:15 हो रहा है, 7:15 हो रहा है, तो कहीं पे वॉच यहाँ पे रही होगी बेटा, और एक वॉच 15 इधर रही होगी। अब आपको यहाँ पे इमेजिन हो रहा है कि ये एक 90 डिग्री होता है बेटा, 4 पार्ट में अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये 90 से कुछ बड़ा ही एंगल आ रहा है, 90 से बड़ा एंगल है और 180 से छोटा एंगल है, तो जो 90 से 180 के बीच में रहेगा बेटा वो कौन सा एंगल होता है? ऑब्ट्यूस एंगल होता है, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर? या फिर आप यहाँ पे ये चीज देख लो ना, इतनी सी चीज समझ लो बेटा, ये 7 है, आप इतना तो समझ सकते हो ना कि इसके बीच में एंगल कितने, वो कितने का रहेगा बेटा? ये 7 के ऊपर 7 से कुछ एक्स्ट्रा ही रहेगा, 7 से बड़े, यानी कि थोड़ा सा आगे रहेगी हमारी कौन सी? आर वाली क्लॉक, राइट? आर वाली जो नीडल है वो 7 से थोड़ा आगे रहेगी। 15 के ऊपर अगर मिनट वाला है तो ये किसके ऊपर रही होगी बेटा? 3 के ऊपर रही होगी। अब आपको पता है कि 1 जब भी 1 शिफ्ट करती है 1 एंगल में, यानी कि 12 है, टोटल कितना एंगल बनता है बेटा? 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो 1 की वैल्यू, 12 की वैल्यू कितनी है? 360 है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 1 ये आ जाएगा आपका 12 3 जा 30 डिग्री आ गया बेटा। जब एक क्लॉक, यानी कि जो निडल है बेटा 1 घंटा या फिर 1 के ऊपर जाती है, 12 से 1 पे, 1 से 2 से, यानी कि एक पॉइंट अगर चल रही है वहां पे, तो वो कितना डिग्री का एंगल कवर करती है? 30 डिग्री का एंगल कवर करती है। तो 3 से लेके 7 तक, 3 से लेके 7 तक कितना गैप है बेटा? 3 से लेके 7 तक का ही 4 का गैप है, तो 4 यूनिट चलने में कितना एंगल चलेगी बेटा? वो 30 × 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 120। इज इट क्लियर? 30 × 4 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो आप यहाँ से बिना इमेजिनेशन के, अगर आपको डायग्राम नहीं बनाना है, वैसे भी करना है, माइंड में करना है, तो एक 30 डिग्री का एंगल होता है, वहां से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो बेटा, यहाँ पे देखो, द टेबल बिलो शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर इन न्यूयॉर्क सिटी लास्ट ईयर, यूज द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे बेटा मंथ्स दिए हुए हैं, ठीक है? न्यूयॉर्क सिटी के अंदर आपको दे रखे बेटा इतने इतने टेम्परेचर्स थे। आपको पूछा है मैक्सिमम टेम्परेचर अप टू 2 डिजिट 3 मंथ्स, मई जुलाई एंड सितंबर, लास्ट 3 ईयर्स इन द न्यूयॉर्क सिटी। आपको पूछा है एवरेज, एवरेज पूछा है किसका? मई मंथ का, जुलाई मंथ का एंड सितंबर। मई में कितना है? 21, तो आप ऐड करेंगे 21 प्लस, उसके बाद है मई जुलाई, जुलाई के अंदर आपका है 29 बेटा, और सितंबर में है 24। अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो पहले इनका सबका एडिशन करूंगा बेटा और 3 से डिवाइड कर दो,
21 और इसको ऐड करेंगे तो ये आ गया आपका 50, 50 में 20 ऐड करेंगे 70, और 70 प्लस 4 होता है 74, 74 में 3 से डिवाइड कर लो, 3 2 6 हो जाएगा बेटा, बनेगा बचेगा 1 रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा 3 4 12, तो 24 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, खत्म, आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, 0.66 ही आएगा, वैसे भी कर लो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, इन द मॉर्निंग द टेम्परेचर वॉज -10 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज डिक्रीज बाई 3 डिग्री बाई द इवनिंग, व्हाट वाज द टेम्परेचर इन द इवनिंग। बेटा इंटीजर का क्वेश्चन है, सीधा सीधा कितना डिग्री दे रखा है, स्टार्टिंग में आपका -10 डिग्री था मॉर्निंग के अंदर, फिर उसने बोला है डिक्रीज हुआ है 3 डिग्री से, अगर डिक्रीज हुआ है तो बेटा सब्ट्रैक्ट होगा ना, 3 डिग्री से सब्ट्रैक्ट होगा, तो कितना बच जाएगा, 3 और 10 कितना हो जाएगा बेटा, नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स एडिशन हो जाएंगे, और साइन किसका आएगा, नेगेटिव का, तो ये आ जाएगा -13 डिग्री सेल्सियस, एंड द ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। अगले वाले में देखो, ए रेक्टेंगुलर गार्डन is 185 meter long and 220 meter wide. It has 2 roads in the center of the uniform width of 4 meter, one parallel to the length and one parallel to the breadth. Find the cost of the leveling the road at 1.25 per square meter. आपका मैं डायग्राम से थोड़ा सा दिखा देता हूँ किस टाइप से ये रहा होगा बेटा। देखो यहाँ पे बिल्कुल बीच में से आपने क्या निकाले हैं बेटा, रोड्स निकाले हैं, एक गार्डन है, उस गार्डन में से ऐसे रोड्स जा रहे हैं, ऐसे क्लियर, ये इसकी लेंथ है गार्डन की, जो रेक्टेंगुलर हमारे पास गार्डन है बेटा, और ये इसकी ब्रेथ है। आप मेरे को बताओ इसका लेंथ कितना हो जाएगा इस रोड का, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो लेंथ तो एल ही होगा, और जो ये वाला रोड है बेटा इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये ब्रेथ के पैरेलल है और ब्रेथ के इक्वल भी हो जाएगी, और सबका इसने दे रखा है कि विड्थ कितना है, जो हमारे पास 4 मीटर विड्थ दे रखा है इसका, 4 मीटर। अगर मैं इसका एरिया निकालता हूँ बेटा, हमें क्या चाहिए, लेवल करने के लिए एरिया के अंदर ही लेवल करेंगे बेटा, और एरिया में लेवल करेंगे तो वहीं पे कॉस्ट लगेगी। तो इस एरिया की अगर मैं बात करता हूँ तो ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा बेटा, आप इसको देखो, ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल ही तो बन रहा है, जो आपका रोड मेजरमेंट हो रहा है, जो रोड है बेटा ये किस टाइप का है, कौन सा फिगर है ये आपका रेक्टेंगल ही तो है। तो अब इस रेक्टेंगल का अगर मैं बात करता हूँ या फिर इसका एरिया निकालता हूँ, तो एरिया क्या होगा बेटा, लेंथ इंटू जो भी ये 4 मीटर इसका विड्थ दे रखा है ये, और इसका बेटा हॉरिजॉन्टल, इस वाले की अगर मैं बात करता हूँ, ये अगर एरिया की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका ब्रेथ इंटू 4। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी, हमने जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया बेटा, ये वाला एरिया, इसको हमने 2 बार ऐड कर लिया है। जस्ट वेट ए सेकेंड, मैं आपको थोड़ा सा शो कर देता हूँ। ये वाला एरिया दिख रहा है, आपने जब इसको हॉरिजॉन्टल मेजर किया था तब भी आया था ये, और परपेंडिकुलर मेजर किया था तब भी आया था बेटा। तो हमें 2 बार तो मेजर नहीं करना था, एक बार तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब ये है क्या, बेसिकली ये आपका स्क्वायर है बेटा, जिसका 4 मीटर लेंथ है और 4 मीटर ही ब्रेथ है। तो इसको डिवाइड कर, हम सबट्रैक्ट कर लेंगे एक बार, तो 4 इंटू 4 कर लिया बेटा। लेंथ आपको दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है। अच्छा सब में देखो 4 कॉमन है बेटा, तो 4 का मल्टीपल आना चाहिए। 4 का मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा था बेटा, एक ही ऑप्शन है 4 का मल्टीपल, ये वाला ऑप्शन। अच्छा 4 का मल्टीपल नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 4 कट भी जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ बेटा, हमें पूरा ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रेथ, 4 मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से बच जाएगा लेंथ है बेटा 185 प्लस 220, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है बेटा 4। यहाँ से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 181 आ जाएगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 181, ये बेटा 4 सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 181 बचेगा, और इसमें ऐड कर लेंगे 200, तो 100 प्लस 200 300, और 81 में 20 ऐड करेंगे तो बेटा 100 वहाँ से आएगा, तो 401 आ जाएगा, 401। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा इसको, ये तो आया था हमारे पास एरिया ऑफ रोड, और एरिया ऑफ रोड यानी 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 1.25 है बेटा। तो आपका 4 इंटू 400 1 मीटर का कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, इसको मैं 1.25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1.25 क्या है, अगर मैं इसको हटाऊं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा 100, और बेटा ये डिवाइड कर लो 25 से, तो ये 5/4 बनता है बेसिकली। तो 5/4 से इधर मल्टीप्लाई करो, देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 5 1 जा 5, और 0 का 0 रहेगा बेटा, और 5 4 जा 20, तो ये आ गया 20 एंड 5 रुपीज। तो आंसर नंबर डी इज द आंसर। क्लियर। देखो वो 4 का मल्टीपल तो आएगा, बट यहाँ पे मैंने वो क्यों कट किया था बेटा, वो इसलिए कट किया था क्योंकि इसमें 1.25 में 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका वैल्यू 4 है, तो हमने वहाँ से 4 कट हो जाएगा।
अदरवाइज तो हम चेक कर सकते थे 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी वहाँ पे। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू, डेसीमीटर को बेटा मीटर में चेंज करना है। डेसीमीटर, डेसीमीटर से आप जा रहे हैं मीटर के अंदर, इज इट क्लियर? यानी कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। और डेसी का मतलब क्या है बेटा? डेसी का मतलब है 10 टू द पावर -1, इज इट क्लियर? या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं 10, 10 से आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, और 10 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 10 टू द पावर -1 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर बेटा। इन ए रोमन न्यूमरेशंस इफ symbol is repeated its value is not multiplied as many time as it occurs। बेटा अगर मैं बात करता हूँ, जैसे हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है, ऐसे होता है बेटा x x x, हमने 3 बार इसको रिपीट किया। क्या इसका मतलब ये है कि बेटा 10 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, इसकी वैल्यू 10 है तो इसको मल्टीप्लाई थोड़ा ना करते हैं, हम क्या करते हैं बेटा? एडिशन करते हैं, 10 + 10 + 10, तो ये आता है 30। इज इट क्लियर नॉट? इसने यही बोला है, देखो इट्स वैल्यू इज नॉट मल्टीप्लाइड एज मैनी टाइम्स एज इट अकर्स। वो जितनी बार आएगा उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं होगा, उससे मल्टीप्लाई होता है बेटा। तो या फिर आप इसको बोल सकते हैं 10 × 3 लिख सकते हैं हम इसको, बट 10 × 10 × 10 नहीं लिख सकते, तो ये ट्रू हो जाएगा। इसने बोला है नहीं रिपीट कर सकते, यानी कि नॉट मल्टीप्लाइड। इज इट क्लियर? तो इसी यही होता है बेटा, मल्टीप्लाई नहीं होता है, वो एडिशन होता है। अगर इसने एडिशन बोला होता कि नॉट एडिशन, तब तो ये फॉल्स हो जाता, राइट? अगर इसने नोट भी नहीं लगाया होता तो भी ये फॉल्स हो जाता। चलो अगले वाले क्वेश्चन में देखो। द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल ऑन एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। ये हमने बेटा सर्कल पढ़ा था तो आपको थ्योरी बताई थी एक, कोई भी सर्कल हो या फिर सेमी सर्कल हो, किसी का भी जो भी डायमीटर होता है बेटा, डायमीटर किसी भी पॉइंट पे, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर एंगल कोई बनाता है तो वो 90 डिग्री का एंगल होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। चलो नेक्स्ट वाले में। A big cube has each portion of 44 centimeter. Tiny cube is 4 centimeter portion. Each are cut from that. Then how many tiny cubes will be formed that are surrounded by the least one's cube? बेटा ए आपसे बोला है कि आप ना ऐसे क्यूब्स निकालो पहले तो, कि जो कट किए जा सकते हैं। पहले सबसे पहले हम उस क्यूब के ऊपर बात करते हैं जो कट किए जा सकते हैं बेटा। 44, अगर आपने बड़ा वाला पोर्शन कितना है? 44 सेंटीमीटर का है, तो वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए। बेसिकली बात ये है कि आपने 44 सेंटीमीटर का जो एक बड़ा क्यूब है, उसका वॉल्यूम जो आपने 4 कट किए, 4 साइज का 4 सेंटीमीटर का एक क्यूब कट करेंगे, उसके कितने क्यूब बनेंगे उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो यहाँ से 44 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 44, ये होता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। साइड का क्यूब होता है बेटा। ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ, सपोज कर लेते हैं n क्यूब बने बेटा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 का क्यूब कर लो बेटा, यहाँ से आएगा 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि वो भी क्यूबिक शेप का ही है। तो यहाँ से इसका डिवाइड करेंगे तो टोटल हमारे पास पोर्शंस कितने बनेंगे? 44 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 44, और ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। डिवाइड करेंगे बेटा 4 से, इनको 4 से डिवाइड करेंगे 11 टाइम, इसको 4 से करेंगे 11 टाइम, इसको 4 से करेंगे 11, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? यानी कि टोटल छोटे छोटे क्यूब्स कितने बनेंगे बेटा? ये बनेंगे आपके 1331। 11 का क्यूब होता है 1331 बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? अब यहाँ पे देखो, इसने बोला है देन हाउ मेनी टीनी क्यूब्स विल बी फॉर्म्ड दैट आर सराउंडेड बाय एटलीस्ट 1 क्यूब। बेटा ऐसे क्यूब्स बताने हैं जो आपको एटलीस्ट 1 क्यूब से एक, मतलब कि कम से कम एक क्यूब से तो वो क्या हो रहे हैं? सराउंडेड ही हो रहे हैं। इज इट क्लियर और नॉट? या एक से ज्यादा से भी क्यूब से सराउंडेड हो सकते हैं। तो आप मेरे को बताओ, एक क्यूबिक साइड में बनाता हूं, इधर देखना बेटा, एक हमने यहां पे क्यूब फॉर्म किया है। इसमें अगर मैं छोटे छोटे क्यूब्स भी निकालता हूं, ऐसे रहा होगा एक क्यूब, ऐसे ही रहा होगा बेटा, ऐसे इसका शेप। इज इट क्लियर और नॉट? ऐसे आपके क्यूब बने होंगे। अब पता है आपको 11 साइड्स है, यानी कि 11 इधर क्यूब बन रहे हैं, 11 इधर क्यूब बन रहे हैं, और 11 इधर क्यूब बनेंगे बेटा। यानी कि लेंथ पे भी 11 बन रहे हैं, ब्रेथ पे भी, और आपके हाइट के ऊपर भी। तो 11 इधर बने होंगे, राइट, और 11 ऊपर साइड में बने होंगे, और 11 ही इधर ब्रेथ साइड में बने होंगे। टोटल तभी तो आपके 1330 बनाएंगे, राइट। तो अब यहाँ पे देखो,
जो कवर कर सकते हैं बेटा, कवर कर सकते हैं उसको कैसे निकालेंगे? आप सबसे पहले ना इनको हटा दो। जो बाहर वाले साइड के हैं, बाहर वाले साइड की अगर मैं बात करता हूँ, इस साइड में कितने रहेंगे बेटा? जो बाहर के साइड इधर जो दिख रहे हैं आपको फ्रंट साइड में दिखेंगे। फ्रंट साइड में कितने दिख रहे हैं बेटा? 11 तो नीचे के साइड में यहाँ पे है और 11 ऊपर साइड में। तो 11 इंटू 11 लिख सकता हूँ बेटा मैं। कितने रहे होंगे टोटल? आपके 121 रहे होंगे एक फेज के ऊपर। टोटल एक फेज के ऊपर बेटा सामने वाले फ्रंट वाले पेज पे कितने रहे होंगे? 11 इंटू 11, ये आ गया बेटा 11 इंटू 11, ये हो जाएगा 121। अब 121 एक फेज पे होता है बेटा, पीछे वाले फेज पे भी तो सेम ही रहेंगे, तो ये आ जाएंगे आपके, इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये आ जाएगा आपका 24 2। इसे करियो, इतने हमने सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ से हमने फ्रंट के ले लिए हैं, बैक के ले लिए हैं, तो फ्रंट से और बैक से बेटा देखो एक एक तो आपका इधर से आ ही जाएगा, एक इधर से आ गया एक इधर से आ गया, तो 2 हमने सब्ट्रैक्ट कर लिए। अब यहाँ पे 9 तो बीच में बच गया बट 11 ऊपर साइड में बच गया, तो 9 इंटू 11 ये हो जाएगा 9 इंटू 11, और इधर साइड भी 9 इंटू 11 है तो बेटा इधर साइड भी 9 इंटू 11 रहा होगा, यानी कि 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 99 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 198 इधर से आ गया। इज इट क्लियर? अब यहाँ से देखो ऊपर फ्रंट वाले पे कितने बचे होंगे बेटा? ये भी तो कवर कर लिया हमने, इधर से भी कवर कर लिया और एक एक इधर से कवर कर लिया, तो बीच में कितने बचे होंगे? 9 इधर से साइड से बचे होंगे, 9 इस साइड से, तो 9 इंटू 9 यानी कि 81 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका बेटा 162। तो टोटल ऐसे हैं जो बेटा ऊपर टॉप के ऊपर है और बाकी के सब कहाँ है? बीच के अंदर लगे होंगे। इज इट क्लियर और नॉट? अब बीच के अंदर निकालने थे, वही तो निकालने थे बेटा। अब देखो यहाँ से ना आपने ये चीज़ तो निकाली, आपको पता है कि टोटल हमारे पास कितने बने? 1331 बने हैं टोटल, उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 198 माइनस 162 माइनस 242। आप यहाँ से देखो यूनिट डिजिट मैच कर लो, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो यहाँ से मैच करो 8 + 2 10, 10 - 2 करेंगे बेटा कितना आएगा? 10 - 2 10 + 2 10 + 2 करेंगे तो आएगा 12। ठीक है, अब 12 सब्ट्रैक्ट करो इसमें से, 1300 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपका है 1 बेटा, और 1 यानी कि 11, और 11 - 2 करेंगे 9 आएगा, 9 आपका एक ही ऑप्शन में 729। यही हमारे पास आंसर बन जाएगा 729। कितने ऐसे रहेंगे बेटा जो कम से कम एक से कवर है? कम से कम एक से कवर होने वाले क्यूब्स यानी कि बाहर वाले साइड्स के जो क्यूब्स हैं उनको हटा दो, बाकी के बचे हुए अंदर के आ जाएंगे। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा 39 का हो गया बेटा 629। देखो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बना दिया ये आपको, मतलब बहुत लेंदी टाइप का क्वेश्चन बना दिया इसमें। चलो सबसे अगर मैं बोलूँगा 2021 ये ऐसा पेपर था बेटा सैनिक स्कूल का जो आपका थोड़ा सा हम बोल सकते हैं हार्ड क्वेश्चंस में आए थे, लेंथी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए थे, जैसे हमने कल भी डिस्कशन किया था, आज भी कर रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़रूरी है उनको जल्दी जल्दी करना आना भी चाहिए, और थोड़ा सा मतलब ये भी रहना चाहिए कि कैलकुलेशन पार्ट भी आपका अच्छा होना चाहिए इसमें। ठीक है, तब आप इस चीज़ को जल्दी करके आ सकते हैं। जैसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, ए रेक्टेंगुलर टैंक 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाइट वाज completely filled with the water. Find the volume of the water in the tank. आपको रेक्टेंगुलर है बेटा, वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज नथिंग बट लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। रख दो बेटा 15 इंटू 12 इंटू 8, यहाँ से यूनिट डिजिट मैच कर लो, या फिर वो देखो आपका 15 है, 15 में एक 5 होता है बेटा, एक 2 है, यहाँ पे एक 5 है एक 2 है, तो एक 0 आना चाहिए। एक 0 कौन से वाले ऑप्शन में? 3 ऑप्शन में है, बी वाला ऑप्शन तो बन ही नहीं सकते, बी वाला ऑप्शन नहीं बनेगा, राइट। अब मैं यहाँ पे देखो 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 30 यहाँ से आएगा, ये 6 बचेगा बेटा इधर, और 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है? 4 आता है, और 48 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 144 आता है बेटा, 1440। तो आंसर इज डी ऑप्शन, डी ऑप्शन होने वाला है। या फिर आप 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हो, यहाँ पे आप 16 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हो, 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हो, कैसे भी करके बिना मल्टीप्लाई किए भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देख लो, विच ऑप्शंस सोर्स फ्रैक्शन अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। बेटा ये सब क्वेश्चंस तो हमने कराए हैं, बहुत सारे किए भी है। क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक कर लो बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में लगा रखा है, यानी कि आपका बड़ा होना चाहिए बाद वाला। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 56, और 12 5 जो होता है बेटा 60, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हटा दो बेटा इसको। 8 को करेंगे 56,
ये आएगा 56 और ये आ रहा है आपका 60। ये भी आपका असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो ये तो ऐसे ही हटा दो ना यहाँ से देख के। इसका चेक करो बेटा, ये होगा 20 और ये होगा आपका 24, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। 4 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे 52, 16 का 3 में करेंगे 48, ये भी असेंडिंग में है। 16 का 7 में करेंगे और 12 का 13 में करो बेटा। अब देखो 12 को 13 में करते हैं, मैं 10 को 10 में करता हूँ, तभी कितना होता है बेटा 100 होता है। और 16 को 7 में करूँगा तो कितना आएगा 96। तो 96 आपका छोटा है और 100 ये तो 100 से भी बड़ा आएगा बेटा। तो ये वाला भी डिसेंडिंग में है, लास्ट वाला डिसेंडिंग में है, बाकी असेंडिंग में है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन भी कट गया। ठीक है, चलो अगले वाले क्वेश्चन में आ जाओ। अगले वाले क्वेश्चन में भी देखो, आप यूनिट डिजिट से मैच कर सकते हो। आपको दिख रहा है कि सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है बेटा। अगर यूनिट डिजिट अलग अलग है और आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स ऐड होते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर कौन से है बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर का लास्ट है यहाँ पे 1, ये नेगेटिव है तो इसको नहीं ले रहे हम। इसको लेंगे 5 + 1 6 और 6 + 5 कितना होता है बेटा, 6 + 5 इज इक्वल टू 11। ओके, अब 11 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना था बेटा 2। 11 - 2 करेंगे कितना आएगा, 11 - 2 करेंगे 9 आएगा। तो 9 आपके दो ऑप्शंस में था, एक इस ऑप्शन में एक इस ऑप्शन में, तो दो ऑप्शंस कट गए हमारे पास। इज इट क्लियर, 11 - 2। अब टेंस वाले डिजिट को देख लो, यहाँ पे 4 है, ये 3 है बेटा, 4 + 3 7, 7 + 2 कितना होगा 9, और 9 में से आप 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। 0 आपका इस ऑप्शन में है, तो ये हमारे पास आ गया बेटा डी ऑप्शन। हमें बाकी पूरे को चेक करने की जरूरत थी नहीं बेटा। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, a man on tour travels first 160 km at 64 km per hour and the next 160 km at 80 km per hour. The average speed of the first 320 km of the tour. बेटा आपको मैंने एक केस बताया हुआ है, क्या बता रखा है, अगर एक पॉइंट से कोई पर्सन जाता है एक स्पीड सपोज करो x की स्पीड से जाता है और वो वापस उसी सेम डिस्टेंस को कवर करता है बेटा किससे, y km/h से। ये x km/h से जा रहा है y km/h से। तो डायरेक्ट अगर एवरेज स्पीड जो होता है वो क्या होता है, ये होता है ट्वाइस ऑफ x × y डिवाइडेड बाई x + y, यानी कि दोनों के स्पीड का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई उन दोनों के सम कर देंगे। अब यहाँ पे बस वही तो करना था। आपको पता है पहले 160 वो जा रहा है, वापस से 160 आगे ही जा रहा है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, उसको हम वापस भी तो लेके आ सकते हैं। आपका केस सेम है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज क्या कर दिया है कि सेम पहले जा रहा है फिर सेम आगे भी जा रहा है। तो बात तो हुआ बेटा, वो पीछे आए चाहे आगे जाए उसमें तो सेम ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो एवरेज यहाँ से हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, आप करेंगे यहाँ पे 64 × 80 और डिवाइड करेंगे बेटा 64 और 80 का सम कितना होता है 144। डिवाइड कर लो, देखो ये 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 से डिवाइड हो रहा है तो ये जाएगा आपका 12 टाइम, और 12 का इसका 12 किस में डिवाइड हो रहा है बेटा, एक सेकेंड रुकना, 6 4 12 से तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है, बाकी ये लो एक सेकेंड जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, ये 8 से डिवाइड कर लेते हैं हम, 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 8 = 64 और इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 18 8 जा, ठीक है 18 8 जा होता है बेटा। अब ये देखो किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से वापस से डिवाइड हो रहा है, ये हो जाएगा 9, ये आ जाएगा 2। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 640 और डिवाइड करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे ये जाएगा 9 6 जाता है 9 7 जाता है 63, तो 9 7 जा 63, 7 आएगा पहले। और बेटा ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड तो होगा नहीं, तो 71 तो इसका आंसर नहीं आ सकता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी वाला ऑप्शन बनेगा 71.11, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड होगा तभी तो हम कंप्लीट नंबर बोल सकते हैं बेटा, इंटीजर वैल्यू तो आएगी नहीं इसकी। तो आप यहाँ से डिवाइड करके भी देख लेना, यही आएगा। अगले वाले क्वेश्चन में देखो, ऑन डिवाइडिंग 2277 as well as 875 by a 3-digit number n, we get the same remainder, the number of digits of n. इसने बोला ऑन डिवाइडिंग 2271 as well as 875 by a 3-digit number। आप ये बताओ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ बेटा, रिमाइंडर जो आपका डिविडेंड होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपका डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर सेकंड वाला डिवाइड पहले आपने किससे किया, ये आपका डिविडेंड था, एक दूसरा डिविडेंड ये भी था बेटा,
ठीक है। दूसरे वाले डिविडेंड की अगर मैं बात करूंगा, कोई ये D1 है, ये Q1 है, Q1 मतलब कि Q तो सेम ही है बेटा, क्योंकि दोनों में सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका वो डिवाइजर तो सेम ही है, कोसेंट यहाँ पे 1 आया होगा, यहाँ पे कोसेंट 2 आया होगा, और रिमाइंडर भी इसने बोला है कि सेम ही रिमाइंडर है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो आप एक बात बताओ, डिविडेंड में से डिविडेंड सब्ट्रैक्ट होकर कुछ आएगा डिविडेंड, इज इट क्लियर। यहाँ से डिवाइजर सेम है, तो डिवाइजर के बाद कोसेंट 1 माइनस कोसेंट 2 आ जाएगा, और रिमाइंडर दोनों सब्ट्रैक्ट होकर बेटा रिमाइंडर तो 0 बच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली जब भी आप अगर रिमाइंडर सेम है, दो डिविडेंड का रिमाइंडर सेम है किसी सेम नंबर से डिवाइड करने पर, तो जो भी जब आप उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो उस सब्ट्रैक्शन वो जो सब्ट्रैक्शन है बेटा, वो भी आपका क्या होगा, डिविजिबल होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे, डिवाइजर से। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि जैसे ये एक n नंबर है, ये 22 72 को डिवाइड करता है बेटा, और रिमाइंडर देता है एक सेम रिमाइंडर, और 873 को डिवाइड करने पर भी सेम रिमाइंडर दे रहे हैं, तो इसका मतलब अगर मैं इसका डिफरेंस लेता हूँ बेटा 2272 एंड 875, इन दोनों का डिफरेंस लो, इनका दोनों का डिफरेंस लेंगे 2272 एंड 875, सब्ट्रैक्ट लेने पर ये आएगा बेटा आपका 7, इधर से आएगा 16 माइनस ये हो जाएगा 9, ये होगा 21 माइनस 8 करते हैं तो 13। ये नंबर अब आपका डिविजिबल होना चाहिए किससे, उस नंबर से बेटा, n से डिविजिबल होना चाहिए, हमें वो n ही नंबर निकालना है। अब आप देख लो, इसके फैक्टराइजेशन कर लो, आप यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल चेक करो, क्या ये 2 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, क्या नहीं, 3 से जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है, 4 से, 5 से, 5 से भी नहीं जा रहा है। अब देखो ये 11 से जा रहा है बेटा, 7 + 3 कितना होता है, 10 होता है, और 9 + 1 होता है 11, 9 + 1 होता है 10, और 10 - 10 करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 0 आएगा, और 0 डिविजिबल है 11 से। हमने डिविजिबिलिटी रूल से चेक किया ये। अब यहाँ से 11 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 11 × 1 = 11, बचेगा 2, 11 × 2 = 22, फिर ये बचेगा 11 × 7 = 77। इज इट क्लियर। यानी कि वो 3 डिजिट का नंबर कौन सा बना, 3 डिजिट का नंबर बना बेटा 127। ये 11 का और 127 का मल्टीपल है। आपको पूछा है कि वो जो नंबर है बेटा, वो 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 127 आ गई। आपसे पूछा था व्हाट इज द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स, द सम ऑफ द डिजिट्स, तो आप यहाँ से 1 + 2 + 7 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10, और 10 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, इट टेक्स जूलिया 1/2 hours to wash, comb her hair and put on her clothes, and 1/4 hours to have her breakfast. So how much time does it take Julia to be ready for the school? बेटा टोटल टाइम कितना लेती है, 1/2 hours ले रही है, प्लस 1/4 hours। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा, ये तो सिंपल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है बेटा, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। यहाँ पे देखो दोनों का डिनोमिनेटर 2 है, एक का 4 है बेटा, तो आपका आ जाएगा एलसीएम 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, ये आएगा 2 + 1, 2 + 1 आने पर 3/4। और वैसे भी थोड़ी सी अगर चीज़ें सोचो बेटा, ये आपका कितना है, हाफ है, और हाफ में आप इसका हाफ का हाफ ऐड कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अगर मैं इसका भी हाफ करता हूँ बेटा 1/2, 1/4 होता है, ये आधा है, आधे का भी आधा क्या होगा बेटा, 1/4, 1/4 + 1/4 + 1/4, 1/4 + 1/4, और ये भी 1/4, तो टोटल कितना हो गया, 3/4 हो गया। ये सब चीज़ें आप माइंड में भी कर सकते हो। सो 3/4 आर उसको लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रोमन नंबर इज इनकरेक्ट। बेटा आपसे इनकरेक्ट नंबर पूछा है, बताओ यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा बन रहा है। ये LX2 यानी कि ये बन सकता है बेटा, ये तो 62 बन रहा है, ठीक है। ये बन रहा है LC, क्या LC कभी बन सकता है क्या, कभी भी नहीं बन सकता बेटा। 50 पहले आ नहीं सकता है, 50 के बाद 100 नहीं आ सकता बेटा। अगर इसने सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज़ किया तो 50 कभी यूज़ नहीं होता बेटा, उसके लिए सब्ट्रैक्शन के लिए। हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन क्यूबॉइड। बेटा क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, फेस कितने होते हैं, उनके सरफेस एरियाज हम निकालते हैं, 6 से निकालते हैं, टोटल हमारे पास 6 फेसेस होते हैं। ए फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड्स आइडेंटिकली indefinitely, sorry, a flat surface which extend indefinitely in all the direction is called a। बेटा एक सरफेस है, एक सरफेस को आपने एक्सटेंड किया, इनडेफिनेटली कर दिया, इनडेफिनेटली अगर आप सरफेस को कर रहे हैं बेटा, एक दूसरे के साइड में आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, वो प्लेन बनेगा। एक लाइन क्या होती है, अगर आपने 2 पॉइंट को एक्सटेंड किया ना लाइंस की तरफ, तो ये एक्सटेंड करने पर लाइन बनती है बेटा। पॉइंट तो आपको यही है,
पॉइंट तो कोई एक बिल्कुल एक फिगर ऐसा है जिसकी ना कोई लेंथ है ना ब्रेथ है बेटा, ठीक है, एक जस्ट पॉइंट है। अब इसको एक्सटेंड करके तो बना नहीं सकते हो, ठीक है, लाइन बन जाएगा, लाइन सेगमेंट दो पॉइंट्स के बीच का ही एरिया होता है, मतलब वो लेंथ होती है। तो ये तीनों ऑप्शंस कट गए, आप वैसे भी एलिमिनेट करके भी बता सकते हो, प्लेन ही बन जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 10, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बोथ द एंगल्स। बेटा कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिनका सम क्या होगा 90 डिग्री। इसमें 90 डिग्री ढूंढो, किस किस का सम है 90 डिग्री, क्या इसका सम है, नहीं है। क्या इनका सम है 90 डिग्री, नहीं है बेटा। क्या इन दोनों का सम है 90 डिग्री, नहीं है। एक ही ऑप्शन है जिसका सम 90 डिग्री है। दूसरा अगर सम सही हो जाता तो हम डिफरेंस चेक कर लेते, डिफरेंस आता 10 डिग्री, ये हमारे पास आंसर आ जाता। इज इट क्लियर? देखो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। आपको पता है दो सप्लीमेंट्री एंगल से, सपोज कर लेते हैं एक ए है बेटा एक बी है, तो दोनों का सम आएगा, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इनका सम आएगा 90 डिग्री, और दोनों का डिफरेंस दे रखा है ए माइनस बी की वैल्यू है बेटा 10 डिग्री। अगर आपको मैंने बता रखा है कि जब भी आपको ए प्लस बी ए माइनस बी ऐसा कुछ दिया रहे, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू निकालना सिखा रखा है बेटा। ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी आप इन दोनों को ऐड करो 90 प्लस 10 को और डिवाइड कर दो बेटा 2 से, तो ये आएगा आपका 50। और बी की वैल्यू अगर निकालनी है जो भी सब्ट्रैक्शन में बेटा एक भी जगह, तो इसमें क्या आएगा, एक आप सब्ट्रैक्ट करो 90 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करो, 90 माइनस 10 और उसमें 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा 40। ये बचेगा आपका 80 में 2 से डिवाइड करेंगे 40, तो 50 40 एक ही ऑप्शन में आ रहा था। बाकी ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं तब आप ऐसा करेंगे। अगले वाले क्वेश्चन में देखो, द टोटल वेट ऑफ द ब्रिंजल लेडी फिंगर एंड द ऑनियन इज 48 पॉइंट। बेटा टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स दे रखे हैं, आपने 3 टाइप के वेजिटेबल्स खरीदी, उनमें से टोटल वेट कितना है 48.057 है। उसमें से क्या बोला है, ब्रिंजल एंड लेडी फिगर, जो वेट है ब्रिंजल का वेट है बेटा 5.35, ठीक है, और 24 पॉइंट लेडी फिंगर का है बेटा कितना 2452.52। आपसे पूछा है फाइंड द वेट ऑफ द ऑनियन, ये तीनों का है बेटा, तीनों का सम है, और इसमें से 2 आपको इंडिविजुअल दिया है, उनका अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर लूँ वेट का सब्ट्रैक्शन, तो ऑनियन का आ जाएगा। ये ऑनियन का भी है, ब्रिंजल का भी है, लेडी फिगर का भी है, लेडी फिंगर का भी है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेता बेटा मैं ब्रिंजल का भी और लेडी फिंगर का भी। यहाँ से देखो यूनिट डिजिट को मैच करो बेटा, यहाँ पे 5 है, ये 5 है, ये 2 है, 5 + 2 होता है। अच्छा एक सेकेंड, इसको पहले 3 डिजिट में बनाओ, ये भी 0 बनेगा बेटा और ये भी 0 बनेगा, ठीक है, पहले इसको लाइक डेसिमल्स में बनाएंगे, तो 7 - 0, ये 0 + 0 0 होगा, 0 - 7 करेंगे 7 आएगा, ऑप्शन लास्ट में 7 आना चाहिए बेटा। उसके बाद 10 वाले डिजिट पे देख लो, 5 + 5 10 होता है, 10 - 2 करेंगे तो 8 बचेगा। यहाँ पे 0 है, 0 - 3 करेंगे, 3 + 5 होता है बेटा 8, ये 3 + 8 होगा, 3 + 5 हो जाएगा 8, और यहाँ पे 0 है, 0 - 8 मतलब कि बेटा ये इधर बोरो करके लाएगा। अच्छा एक उसने पहले से ही दे रखा था ना, जस्ट वेट ए सेकेंड, 5 - 5 10। अच्छा हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, एक सेकेंड रुकना, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था हमारे लास्ट में, चाहे भले उसका आंसर वैसे आ रहा है बेटा। यहाँ पे एक चीज देखो, ये आपका 7 - 0 0 करेंगे तो 7 आ गया, ये 5 है राइट, और इधर नेगेटिव नंबर्स टोटल कितना हो गया 7, तो 5 - 7 तो नहीं होगा, तो हमने यहाँ से बोरो कर लिया था पहले ही, तो ये हो जाएगा 10, 10 में एक बोरो करेगा तो ये हो जाएगा 9 और इधर हो जाएगा 15, तो 15 - 7 करने पर ये आया 8। अब यहाँ पे 9 बचा बेटा, और 9 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 + 3 8, तो ये बचेगा 1। यहाँ पे 7 ऑलरेडी है, 7 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा कितना 4 प्लस आपका 5, 4 + 5 कितना होता है बेटा 9, ओके 9 माइनस और 7 17 हो जाएगा, 17 - 9 करेंगे कितना बचेगा बेटा 8 बचेगा, 17 - 9 8 आएगा, तो ये आएगा 18.187, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? देखो थोड़ा सा इसमें, हाँ थोड़ा सा देखो, बिल्कुल ही इसको तो पूरा भी कर सकते हो, यूनिट डिजिट्स आ नहीं रहा बेटा क्योंकि इसको तीनों डिजिट्स क्या है सेम ही है। चलो तो ये हुआ हमारा कंप्लीट 2021 का भी बेटा, बाकी हम आगे भी करते रहेंगे। 2022 का भी हो गया है, 23 का भी हो गया, 24 का भी हो गया, और आज हमने 21 का भी कंप्लीट कर लिया। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि हमने पिछले वाले जितने भी किए हैं क्वेश्चंस
उसमें से सबसे टफ जो एग्जाम हुआ था ये वाला एग्जाम, टफ इन द सेंस मतलब कि आपको लग सकता है बहुत ज़्यादा लेंदी। क्वेश्चंस ऐसे कोई भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते, सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं और इजीली तरीके से कर सकते हैं, बट आपको टाइम टेकिंग है क्वेश्चंस यहाँ पे जो है वो टाइम टेकिंग है। इज इट क्लियर? तो आपको इसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस में टाइम लग सकता है, ठीक है। बाकी देखो डिस्कस करते रहेंगे, इनको भी कुछ अलग तरीके से कैसे अप्रोच करना है वो सब चीज़ें हम सीख ही रहे हैं और कर भी लेंगे। इज इट क्लियर? चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज के अंदर। नेक्स्ट हमारा 2020 का रहेगा, तो उसमें हम मिलते हैं नई ट्रिक्स के साथ। ओके, चलो बाय बेटा।